नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल रीट एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 भूगोल विषय के पाठ संख्या 20 परिवहन के बारे में। परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं। सबसे पहले भौतिक कारक। 50% से अधिक रेल मार्ग उत्तर भारत में हैं। कच्ची सड़कें सर्वाधिक मैदानी भाग में, जबकि सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें पठारी क्षेत्र में मिलती है। सांस्कृतिक कारण पढ़ते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान में कम विकास हुआ है, यहाँ जनसंख्या का निवास भी कम होता है। आर्थिक कारक पढ़ते हैं। खनिज व औद्योगिक बहुलता वाले क्षेत्रों में परिवहन मार्गों का विकास अधिक होता है। राजनीतिक कारक। सरकारी नीति व राजनीतिक इच्छा शक्ति व उद्देश्य का भी परिवहन विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं परिवहन के सड़क परिवहन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को उत्तर पश्चिमी सीमांत से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण करवाया था, जो पक्की थी व उसमें पानी की निकासी की भी समुचित व्यवस्था थी। सम्राट अशोक ने भी इस सड़क का विस्तार किया व अन्य राजकीय मार्गों का भी सुधार किया। ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व से 300 ईस्वी तक उत्तरी भारत में 2 मार्गों से आंतरिक व्यापार होता था, जो पाटलिपुत्र से काबुल सिंध घाटी तक विस्तृत था। 700 ईस्वी में चीनी यात्री ताओ सन ने भारत व चीन के मध्य 3 मुख्य व्यापारिक मार्गों का भी उल्लेख किया है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय सड़कों के प्रकार। सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग या महामार्ग, राज्य या राज्य राजमार्ग व जिला सड़कें पढ़ते हैं। ग्रामीण सड़कें व सीमावर्ती सड़कें। सबसे पहले राष्ट्रीय महामार्ग, इनका रखरखाव केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई के मात्र 1.7% है, किंतु ये सड़कें यातायात का 40% भाग वहन करती है। दूसरा है राज्य राजमार्ग, ये राजधानी को जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। इन सड़कों का रखरखाव राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है। तीसरा है जिला सड़क मार्ग, जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से मिलाती है। इनकी कुल लंबाई लगभग 4.7 लाख किलोमीटर है, जो देश की कुल सड़कों का 14% है। ग्रामीण सड़कें, भारत की कुल सड़क का लगभग 80% भाग ग्रामीण सड़क के रूप में है। और 5वां प्रकार है सीमावर्ती सड़कें। 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख से लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क खारंगदुल्ला का निर्माण भी किया है। रेल परिवहन पढ़ते हैं आगे। विशाल रेल मार्ग के साथ भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ी व दुनिया की दूसरे स्थान की रेल प्रणाली है। 31 मार्च 2015 के अनुसार भारतीय रेलवे के पास 10,822 इंजन, जिनमें से 43 भाप इंजन, 5,714 डीजल इंजन व 5,065 विद्युत इंजन है। भारतीय रेल मार्ग का वितरण पढ़ते हैं। सघन रेल मार्ग वाले क्षेत्र। भारत के उत्तरी मैदान में अमृतसर से कोलकाता के मध्य देश का आधा रेल मार्ग का जाल बिछा हुआ है। मुख्य केंद्र दिल्ली होता है इसका। दक्षिण भारत से रेल मार्गों का वितरण। पठारी एवं विषय सतह वाले होने से रेल मार्गों का समुचित विकास नहीं हो पाया। इन क्षेत्रों में विरल रेल मार्ग वाले क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी पहाड़ी रेल मार्गों का विकास भी कम हुआ है। गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंत्री ने 5 अप्रैल 2016 को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना किया, जो आगरा कैंट तक 187 किलोमीटर की दूरी 100 मिनट में तय करेगी। 12,039 व 12,050 रेल मार्ग देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन होगी। शान ए पंजाब एक्सप्रेस, ये रेल अमृतसर से दिल्ली के मध्य चलेगी, जिसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2016 को हुआ है। इसके सभी 21 कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हिमसागर एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी 3,729 किलोमीटर तय करने वाली, जो कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक चलती है। देश के विभिन्न रेल मंडल पड़ते हैं। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मालेगांव गुवाहाटी, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का भुवनेश्वर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, मध्य रेलवे का मुंबई सेंट्रल, पश्चिमी रेलवे का चर्चगेट मुंबई, पश्चिमी मध्य रेलवे का जबलपुर, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हुबली, मेट्रो रेलवे
कोलकाता टेलगो ट्रेन पढ़ते हैं। देखिए 2 मार्गों पर टेलगो ट्रेन चलाने की योजना है। दिल्ली मुंबई लगभग 1385 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर टेलगो ट्रेन चलाई जाएगी, जिसकी रफ्तार 150 किलोमीटर रखी गई है। ट्रायल अगस्त 2016 में इसका पूर्ण हो चुका है। मथुरा पलवलन यह है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। भारत में बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद रेल मार्ग के बाद सरकार ने दिल्ली से 3 और शहरों तक बुलेट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दिल्ली से लखनऊ 506 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे 45 मिनट में तय होगी। दिल्ली से वाराणसी 782 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे 40 मिनट में व दिल्ली कोलकाता की 1513 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 56 मिनट में तय होगा। देश का पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में स्थापित करने की 25 फरवरी 2016 रेल बजट में घोषणा की गई है। विश्व विरासत में भारतीय रेलें पढ़ते हैं। माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे 2005 में, कालका शिमला रेलवे 2008 में शामिल किया गया है। मेट्रो रेल भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ 1972 में कोलकाता मेट्रो स्टेशन के साथ हुआ। मोनो रेल देश की पहली मोनो रेल मुंबई से 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। वायु परिवहन पढ़ते हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1911 में इलाहाबाद व नैनी के मध्य प्रथम उड़ान के साथ हुई थी, लेकिन वास्तविक विकास प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ है। भारत द्वारा 57 देशों के साथ वैमानिक समझौते किए गए हैं। 1 मार्च 1994 से इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। भारत में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है। जुलाई 2012 में जोधपुर हवाई अड्डे को भी ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित करने की अनुमति भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदान कर दी गई है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 घरेलू उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 15 जून 2016 को घोषित की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। नागरिक उड्डयन के मामले में देश को 2022 तक 9वें से तीसरा बड़ा बाजार बनाना। वर्तमान भारत का 9वां स्थान है और यात्री आय के आधार पर वर्ष 2025 तक गुणवत्ता प्रमाणित 3.3 लाख कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। वाणिज्यिक उड़ानों के लिए हवाई अड्डों की संख्या 2016 से 77 से बढ़ाकर 2019 तक 127 करना। मालवाहक सामान की मात्रा को 4 गुना बढ़ाकर 2027 तक 10 मिलियन टन करना। जल परिवहन पढ़ते हैं आगे। भारत व्यापारिक जहाज रानी बेड़े की दृष्टि से विश्व में 16वें स्थान पर है। भारत के जल मार्गों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। आंतरिक जल परिवहन देश में सर्वाधिक आंतरिक जल मार्ग उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, बिहार और ओडिशा में है। जलमार्ग के लिए 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। नदियों में स्थायी जलमार्ग विकसित करने के लिए सरकार ने 6 महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में भी घोषित किया है। आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधाएं पड़ते हैं। नदियों का मौसमी होना, जल स्तर में परिवर्तन, जलप्रपात, अवसाद की अधिकता, सदाबहानी नदियों से सिंचाई की नहरें निकालने से जल की कमी आना, तटीय क्षेत्रों की नदियों में लवणीयता का बढ़ना होना। महासागरीय जल परिवहन भारत को 7,517 किलोमीटर लंबे समुद्र तटरेखा व 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का समुद्री आर्थिक क्षेत्र है। संपूर्ण तटरेखा पर 13 प्रमुख पतन व 20 लघु व मध्यम पतन बंदरगाह है। देश का 95% मूल्य स्तर पर 70% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। 13 बड़े जलगाहों या बंदरगाहों द्वारा कुल समुद्री व्यापार का 76% पूरा किया जाता है। देश में 200 मध्यम व छोटे बंदरगाह है, जिसमें पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में 40, महाराष्ट्र में 53, गोवा में 5, दमन दीव में 2, कर्नाटक में 9, केरल में 13, लक्षद्वीप में 40, तमिलनाडु में 14, पुदुचेरी में 1, पश्चिम बंगाल में 1 और अंडमान निकोबार द्वीपों में 23 बंदरगाह स्थित है। पाइपलाइन परिवहन पढ़ते हैं। देखिए पाइपलाइन परिवहन के लाभ, सस्ता साधन है, ये सुगम परिवहन है, उबड़ खाबड़ मार्ग से परिवहन किया जा सकता है, ऊर्जा की बचत होती है, समुद्री जल में भी पाइपलाइन बिछाई जा सकती है, सुनिश्चित आपूर्ति होती है, समय की बचत और प्रदूषण में भी कमी है वो इसके द्वारा होती है। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। जय हिंद, जय भारत।